यहाँ पे कोई ध्यान प्रयोग की, नृत्य की, इस तरीके की चीज़ों की उम्मीद है, या ये उम्मीद है कि जल्दी से जान जाएं कि यहाँ होने क्या जा रहा है? बताएं, जो बताएं वही होगा। अब देखो, एक तो आप लोग शर्माते इतना हो और ओशो का सन्यासी शर्माए तो अच्छा लगता है। हाँ ठीक है। अभी स्वामी जी यहाँ पे हैं, आप लोगों को ध्यान प्रयोग कराएंगे तो निश्चित ही उस ध्यान प्रयोग में हम सब सम्मिलित होंगे। लेकिन मुझे कुछ बातें कहनी है जिन्हें मैं कह दूं, थोड़ा सा माहौल को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दूं जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसके बाद मैं यहाँ से हट जाऊंगा और स्वामी जी जो हैं वो देखेंगे। देखिए, कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत दिनों से कहनी थी, या ऐसा कहिए कि बहुत सालों से कहनी थी। लेकिन क्या है, जब ओशो एक बात कहा करते थे कि सन्यासी जब अपने जीवन से बोलता है तो ज्यादा प्रमाण होता है, मुंह से बोलता है तो कम प्रमाण होता है। तो मैंने कोशिश की कि अपने जीवन से बोलूं। जो लोग मुझे जानते हैं, ये गांव भी मुझे जानता है, तो निश्चित ही वो मेरे जीवन से परिचित है। अब मैं जीवन से अच्छा बोला कि बुरा बोला वो मुझे नहीं पता, लेकिन बोला हूं, जीवन से बोला हूं। हम सब यहाँ रजनीशपुरम के लिए इकट्ठे हुए कि रजनीशपुरम का यहाँ निर्माण होने जा रहा है। तो पहली बात तो एक प्रश्न भी किया था एक स्वामी जी ने, उनको मैंने उत्तर दिया था, तो आपको भी कुछ बातें बताना चाहूँगा। लोग पूछते हैं कि रजनीशपुरम आप बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? और रजनीशपुरम अगर बना रहे हैं तो ये क्या आज के दिन 8 सितंबर वाले दिन आपने क्या ये उद्घाटन है कि क्या है? क्योंकि शिलान्यास जैसी चीज़ें जो होती हैं वो हो चुकी हैं। उद्घाटन होता है जब यहाँ पे सब कुछ हो जाए। ये बीच में क्या है? असल में ये बीच में मैंने ये चुनाव किया कि आप सबको इकट्ठा करके आप सबकी इस भूमि से बात करवाऊं। ये जो ज़मीन है जहाँ पे ध्यान के फूल खिलने के लिए, आनंद के फूल खिलने के लिए, जगत में कोई संदेश फैलने के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। कहते हैं माँ के आशीर्वाद के बगैर अगर बच्चा घर से बाहर निकले तो चाहे युद्ध हो चाहे व्यवसाय, सफल होकर नहीं लौटता। तो ये धरती माँ है। जिस दिन मैं पहली बार इस धरती पे कदम रखा था उस दिन भी मैंने इसे प्रणाम किए थे। जिस दिन यहाँ कार्य शुरू हुआ था उस दिन भी मैंने इसको प्रणाम किए थे, और आज भी मैंने इस धरती को प्रणाम किए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं हाथ जोड़ूं। प्रणाम बहुत तरीके से होता है, आंसुओं से भी होता है, हंस के भी होता है, बोल के भी होता है, नाच के भी होता है, क्रोध करके भी होता है। तो आप लोग इस धरती को प्रणाम तो कर ही सकते हैं, और प्रणाम करने के वो आपके ढंग क्या होंगे उसमें मैं आप बाधा नहीं डालूंगा। आप इससे क्रोध करें, आप इसे प्रेम करें, आप इसमें आंसू गिराएं, आप इसमें हंसी दें, आप अपने यहाँ नाचें, यहाँ कूदें, जो करना हो। आपके पास आज स्वतंत्रता है पूरे दिन की। चाहे तो फिर आगे भी जो रुकना चाहें मित्र रुक जाएं। चल रहा है यहाँ निर्माण कार्य। यहाँ तो मैं हमेशा जीवन में एक बात कहता हूँ कि कहीं भी बैठो तो ऐसे कि यहीं बैठे रहोगे, जिंदगी भर उठना नहीं है, और उठो तो ऐसे फिर कभी आना नहीं है। तो मैंने जीवन को ऐसे ही जिया। तो यहाँ पे जो कार्य है उसको ये सोच के नहीं किया जा रहा है कि ये कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, किस दिन होगा। बस शुरू हो गया तो हो गया। अब ये जब तक चलता रहेगा चलता रहेगा। मेरी तरफ से कभी पीछे हटने की बात होती नहीं, लेकिन अगर कोई चाहे नहीं तो ज़बरदस्ती में करता नहीं। तो फिलहाल आप सबको यहाँ पे निमंत्रण है कि आज दिन भर आप इस जगह से बात करें, इस जगह से संबंध बनाएं, इसको माँ को पूजें, इससे बात करें, इससे कहें कि यहाँ जो फूल खिलना चाहते हैं वो खिलें। एक शमशान घाट भी जब बनाया जाता है जहाँ पे लोग अपने शरीर को अंतिम यात्रा की तरफ धक्का देते हैं, उस शमशान घाट की स्थापना से पहले उस शमशान घाट की भी पूजा होती है। उस शमशान घाट से भी संबंध स्थापित किया जाता है, मंदिर से भी संबंध स्थापित किया जाता है, घर से किया जाता है तो एक आश्रम से भी संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। मैं अभी यहाँ रास्ते में आया तो इस गांव के सबसे वृद्ध पेड़, जो मुझे लगता था सबसे वृद्ध पेड़ है, उस पेड़ से बात करता हुआ आया। मैंने कहा आप इस गांव के बुजुर्ग हैं, यहाँ के बच्चों को अच्छे से पहचानते हैं, तो इस गांव के बच्चों से कह दीजिएगा कि मैं
उनसे सहयोग मांग के यहाँ कुछ ध्यान के फूल खिलाने के लिए आया हूँ, तो आप उसमें सहयोग करें। मैं पेड़ से बात करके आया, वो थोड़ा चुप था, क्योंकि ओशो सन्यासी जैसी उम्मीद की नहीं जाती। वो चुप था, ओशो सन्यासी से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन मैं क्या करूं कि मुझे दिखता है कि इससे बात की जा सकती है तो कर लेता हूं। बूढ़े लोगों के साथ मेरी अच्छी जमती है। वो पेड़ भी कुछ मुझे ऐसा लगा कि मेरी उम्र का था, तो मैंने कहा बात करता चलो। तो फिलहाल ये तो सब चीज़ें हैं वो जिसके लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। लेकिन रजनीशपुरम की भविष्य की कार्यप्रणाली पे मैं थोड़ी देर बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि वरना होता क्या, पूरे दिन भर मुझसे वो प्रश्न होंगे और एक एक आदमी करेगा। इसलिए मैं सबसे पहले निवृत्त हो लेना चाहता हूँ कि फिर मुझे एक एक आदमी तंग ना करे। वरना जिसके पास बैठूंगा वो ये कहे स्वामी जी क्यों बना रहे हैं। अच्छा, मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरे फुरेरी बड़ी बुरी है, क्योंकि वो बटन दब जाता है तो फिर मैं शुरू हो जाता हूँ, ना जगह देखता हूँ ना कुछ देखता हूँ, फिर शुरू। फिर मैं बोल के बैठूंगा, फिर दूसरा आ जाएगा और वो फिर वही बटन दबा देगा और फिर मुझे बोलना पड़ेगा। तो मैं सोचा आज पहले ही निपटा लेता हूँ। स्वामी जी कहेंगे कि ये पहले निपट लिया। हमने कहा क्या करूँ, मेरा दर्द ज़्यादा बड़ा है। तो जब मैं यहाँ आश्रम में आया था, मुझे अभी भी याद है पप्पू स्वामी है यहाँ पे उपस्थित होंगे, हाथ उठा सकते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए कि वो थे। हाँ, ये पीछे पप्पू स्वामी जी बैठे हुए हैं। पप्पू स्वामी जी जब मैं आया था तो उस दिन के बाद पप्पू स्वामी जी ने मुझे एक हफ्ते तक ऐसे देखा कि सुबह उठता था, बोलता रहता था, रात के 12-1 बजे बोलते बोलते फिर सुबह 5 बजे से बोलना शुरू। 6-7वें दिन पप्पू स्वामी कहने के स्वामी जी आराम कर लो। अब चक्कर यही था कि जो आता था उसे बात करनी थी। अब आश्रम में हूँ, अगर बात नहीं करूंगा तो वो आएगा नहीं, धंधा भी चलाना है तो बोलना भी पड़ता है। मौन कौन समझेगा? अगर मैं यहाँ मौन बैठ जाऊंगा कि कोई समझेगा? अगर मौन सब समझ रहे होते तो 20,000 घंटे ओशो बोलते। तो संवाद तो मुंह से और कानों से होगा, जिनसे मौन का होगा उनसे स्वाद होगा, वो थोड़ी दूसरी बात है, वो भी संभव है। लेकिन मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा संवाद की जरूरत है। मौन स्वाद होता है, वो संवाद नहीं होता। तो हम इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिनको कह देना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या यहाँ होने जा रहा है। और एक अनाउंसमेंट है जो बहुत ज़रूरी है मुझे करना, वो भी अभी कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग चर्चा करो, गप्पे मारो और सोचो कि क्या हो रहा है। अभी मुझसे किसी मित्र ने पूछा था कि आपने इतने धर्मों को छोड़ के ओशो को ही क्यों चुना। तो पहली बात तो यह है कि मैंने ओशो को नहीं चुना। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेल पूड़ी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, भेल पूड़ी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, उनकी उंगली उठी तो मैं क्या करूं। तो बस ऐसे ही कुछ हो गया मेरे साथ, चलते चलते फंस गए। असल में ये भी बड़ी घटना है और आपको बताना ज़रूरी है कि मेरा एक मित्र था धर्मेंद्र दीक्षित। तो जवानी के दिनों में हम सब जो हैं वो बढ़िया किताबें ढूंढते रहते थे। बढ़िया किताबों का मतलब आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ढूंढी आपने भी होंगी। तो बढ़िया किताबें ढूंढते रहते थे। तो एक दिन मैंने उससे कहा कोई बढ़िया किताब ले आओ। तो उसने एक बहुत बढ़िया किताब ला के दी, नाम था उसका ललिता। द व्लादिमीर नाबोकोव की किताब थी और मैं कई बार कह चुका हूँ कि वो मेरा पहला गुरु है। मैंने जीवन में इतना बेपर्दा इंसान उसके अलावा कोई नहीं देखा और वो मेरा पहला गुरु है, इसीलिए मैं बेपर्दा हूँ। तो ललिता को पढ़ते पढ़ते अच्छी लगी मुझे, कुछ डिफरेंट लगी यार। मैंने कहा ये इसमें मज़ेदार है कुछ। तो मैंने उससे कहा एक और अच्छी सी किताब ले आओ। फिर वो दूसरी किताब लाया, लेडी चटर्जी का प्रेमी। उसने सोचा शायद ये अश्लीलता पसंद कर रहा है, लेकिन मुझे अश्लीलता से लेना देना नहीं था। अश्लील किताबें बहुत मिलती, बहुत छोटे समय से इन सब चीज़ों को जान गया था, तो उसकी ज़रूरत मुझे नहीं थी। वो मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा यार इसमें मज़ा नहीं आया, कुछ और लेके आओ। तो फिर वो किताब लेके आया, ओशो की युवक और यौन। और उसमें एक फोटो था, स्वामी जी टोपी उतारो, उतारो उतारो उतारो, ऐसा फोटो था ओशो का। तो ऐसा फोटो था। मैंने कहा यार आदमी तो बाबा लगता है।
मैं कहा यार आदमी तो बाबा लगता है, बातें जो है कुछ और कर रहा है। लेकिन सच कहें वो छोटी उम्र थी, हम उस समय कितने 13-14 साल के थे। तो 13-14 साल की उम्र में क्या समझ में आएगा कि ये सन्यास की बातें हैं। हाँ बस चुटकुले समझ में आते थे मुल्ला नसरुद्दीन के थोड़े बहुत। तो वहां से हम फंस गए, मतलब हम सच कहें वहां से फंस गए। और उसके बाद तो फिर फंसे हुए हैं, अभी तक फंसे हुए हैं, निकल ही नहीं पाए। कोशिश की कई बार, लोगों ने धक्का दे के मुझे बाहर निकालने की, तब भी नहीं निकल पाए। कई बार हमने भी सोचा यार निकल जाए, फिर भी नहीं निकल पाए। तो कुल मिला के अब हम सोचते हैं कि हम नहीं निकल पाए तो क्या हुआ, आपको तो फांसी सकते हैं। भाई मेरा संसार छीन लिया, तो मैंने कहा संसार को हम छीन लेते। तो भाई सीधी सी बात यह है कि हम तो अपने जैसे लोगों की तलाश में हैं, बस। बहुत मेरा छीना गया, अब मुझे वो कई गुना वापिस चाहिए अपने जैसे रूप में। तो यहां से शुरू होती है वो बात कि रजनीशपुरम की क्या जरूरत पड़ी, मैं क्यों फिर से आया इस चीज के लिए बात उठाने, जिस चीज ने मुझे बहुत कुछ मेरा छीना है और खोया है, मुझसे दूर ले जाया है। और कभी लोगों ने समझा नहीं, बहुत समझाया मैंने। इसलिए इस बार जो है मैं फिर लौटा हूँ, कोशिश जारी है। वो चींटी वाली कहानी की पहले चढ़ी फिर नीचे गिरी, फिर चढ़ी फिर नीचे गिरी, मेरी कहानी उससे मिलती जुलती है। मेरे पैर भी बहुत सारे हैं, आप लोगों को दिखे ना दिखे, लेकिन करता रहता हूँ। तो बात ऐसी है कि मैंने रजनीश को क्यों चुना, तो वो तो बता चुका हूँ कि रजनीश ने मुझे चुना, और उसका एक कारण है। आज की तारीख में मुझे बात करनी पड़ रही है। समाज में इस समय जिस तरीके की हालत हैं, सच कहें तो वैसी ऐसी हालत 100 साल पहले भी थी, 5000 साल पहले भी थी। 5000 साल पहले के भी लेख पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है आज का आदमी बहुत बुरा है, पहले का अच्छा था। और 200 साल पहले भी ऐसा होता था, और आज भी ऐसे लोग कहते हैं आज का आदमी बहुत बुरा है, पहले का अच्छा था। और ये बात मुझे लगता है कि हर समय कही जाती है। लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं, और मैं भी ये बात कहता हूँ आज का आदमी बहुत बुरा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आज का आदमी बुरा है। इसका अर्थ ये है कि आज भी बदलाहट की जरूरत है। आप समझो, 5000 साल पहले भी बदलाहट की जरूरत थी, 100 साल पहले भी बदलाहट की जरूरत थी, और आज भी बदलाहट की जरूरत है। तो क्या ये दुनिया कभी ऐसी हो पाएगी कि यहां बदलाहट की जरूरत ना हो? इसका प्रयास करना ही सबका फर्ज है। और इसके प्रयास में जो लोग लगते हैं, वो भले ही दुनिया को पूरी बदल पाए ना बदल पाए, लेकिन उनकी दुनिया बदलती है, डेफिनेट। तो मैं आज ओशो की सबसे आरंभिक पुस्तक, जिससे आगे मैं आज तक बढ़ ही नहीं पाया, मैं आज भी वहीं अटका हुआ हूं। या ऐसा कहो कि मेरी सारी यात्रा इन दो बातों के बीच ही हो गई, और आपकी भी हो सकती है, सही से समझने की जरूरत है। ओशो ने अपनी सबसे पहली पुस्तक आनंद की पुकार जिस समय रिकॉर्डिंग हुई थी, उस समय उसके सबसे पहले पैराग्राफ में कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं इस सागर को लाल कर दूं। ये संसार का जो सागर है, ये पीड़ाओं से भरा जो सागर है, इसे आनंद से भर दूं, इसे लाल कर दूं। लेकिन मेरे हाथ में केवल एक पुड़िया है, जिस पुड़िया को लेके मैं सागर में जब घोलता हूं, सागर की अगली लहर उसको मिटा देती। फिर ओशो ने अपने दूसरे उसमें कहा था, मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें, मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें, और हजारों लाखों लोग जब अपने रंग से इस सागर को रंगेंगे, तो जीवन में एक क्रांति हो सकती है, एक उत्सव हो सकता है, एक आनंद हो सकता है, और मनुष्यता उस जगह पहुंच सकती है जहां से परमात्मा के फूल खिलते हैं। और तब ओशो ने कहा था कि मैं चाहता हूं आध्यात्मिक लोगों का सामाजिक संगठन होना चाहिए। आध्यात्मिक लोगों का सामाजिक संगठन अब होता थोड़ा सा उल्टा है। अध्यात्म का मतलब है हमारा व्यक्तिगत अपना आनंद, कोई योग से करेगा, कोई नृत्य से करेगा, कोई ध्यान से करेगा, कोई प्रेम से करेगा, कोई कर्म से करेगा, कोई भक्ति से करेगा। ये हमारा निज मामला है। आनंद हमारा निज मामला है, आध्यात्मिक होना हमारा निज मामला है। अध्यात्म का अर्थ होता है मेरा अध्याय। लेकिन
संगठन जब होता है तो निज मामला नहीं होता, संगठन होता है जगत कल्याण, जहां पे हमें अपनी निजता भूलनी पड़ती है। अब देखिए गजब की बात यह है कि हम सब धार्मिक यात्रा करते हैं सामाजिक तरीके से, समाज में हमें स्वीकार कर लें कि हम सन्यासी हो गए, ये धार्मिक यात्रा हो रही है। और सामाजिक संगठन इसलिए नहीं बन रहा कि अच्छे लोग नहीं मिल रहे। सामाजिक संगठन लोग क्यों नहीं बना रहे? वो कह रहे कि वो अच्छे लोग मिल जाए तो तुम सामाजिक संगठन बनाएं। अब ये आ गए स्वामी जी सखा जी बनाने संगठन, पहले ये बताएं ये अच्छे हैं कि नहीं है। अरे भाई हम अच्छे नहीं हैं, वो हमारी अपनी छोड़ दो, नरक हम जाएंगे, स्वर्ग हम जाएंगे, जो मिलेगा हमें मिलेगा, वहां तुम मेरे साथ आने वाले नहीं। इस संसार को चलो मिलके अच्छा कर लेते। अध्यात्म तो मेरा अपना है, लेकिन उस आध्यात्मिकता की यात्रा मैं अपने ढंग से करूं और आपके प्रेम में, आपकी मित्रता में इस जगत के कल्याण के लिए कुछ कार्य करूं, ये एक ढंग है। मैंने अपनी निजता में कभी किसी को प्रवेश नहीं दिया, लेकिन जब भी कभी बात आई समाज की कुछ, तो जहां तक कर सका मैंने किया। चाहे वो किसी बात के विरोध में बोलने को हो, चाहे समर्थन में बोलने को हो, मैंने किया। एक बार हमारे शहर में एक ओशो का शिविर हुआ था। मैं स्पष्ट वक्ता हूं तो कह देता हूं कि ओशो धारा का शिविर हुआ, तो कुछ लोगों में था कि ओशो धारा तो अलग बात है, वो अलग बात है। मैं भी उस शिविर में गया, तो मुझसे वहाँ एक पत्रकार ने पूछा कि स्वामी जी आप इस शिविर में आए, शिविर में कहा जा रहा है कि 14 दिन में परमात्मा मिलता है, आपका क्या संदेश है? मैंने कहा मैं राजी नहीं हूँ। बोले राजी नहीं हो तो यहाँ हो किस लिए? ये था वहाँ पे। तो बोले अगर आप राजी नहीं हो तो यहाँ हो किस लिए? मैंने कहा देखो ओशो के नाम पे काम हो रहा, अगर ओशो का नाम तो वैश्या के घर पे भी लिखा होता हम चले जाते। ओशो का नाम तो तुम मंदिर में छोड़ो, मैं खाने में लिख दो, हम बैठ जाएंगे जाके, दारू अपनी अपनी सब खरीदो। समझना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन मेरा संदेश यही है कि ओशो को समझना है तो इतनी विराट देशना को हम सब टुकड़ों में ना बांटे तो समझ सकते हैं। अंत में मैं कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा कि इस चीज का जो कारण है कि एक अच्छा व्यक्ति सन्यास की तरफ कौन बढ़ता है? जो समाज की व्यर्थता जान लेता है। सन्यास की तरफ वो बढ़ता है जिसे परिवार में विवाद दिखाई देने लग जाता है, जीवन व्यर्थ दिखाई देने लग जाता है। लेकिन एक अच्छा इंसान समाज से कट जाता है। सन्यास का सिर्फ यही एक बुरा पहलू है। सन्यास का सिर्फ एक ही बुरा पहलू है कि एक अच्छा इंसान समाज से कट जाता है, परिवार से कट जाता है। और मैं कहता हूं ओशो की देशना ऐसी है कि हमें कटना नहीं सिखाती। अब आप लोगों के अंदर संदेह उठ रहा होगा, लेकिन सब कट तो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कटना नहीं सिखाती, मैं सिद्ध कर दूंगा, शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। दुनिया के कोई भी आदमी मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकता है इस बात पे कि ओशो की देशना समाज से कटना नहीं सिखाती। लेकिन ओशो सन्यासियों के सामने एक प्रश्न है कि कट तो गए हैं ना, सिखाती नहीं है तो क्या हुआ? कट तो गए, ये बैठा है कट गया, ये बैठा है कट गया, मैं कट गया, ना जाने कितने लोग कट गए। वो एक पीड़ा है, और उस पीड़ा के तहत मैंने कहता हूं कि चलिए चिंतन कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी मैं शॉर्ट में आप लोगों को सिर्फ चिंतन करने को कह रहा हूं, लंबी चर्चाएं बाद में धीरे धीरे मैं करता रहूंगा। चलिए चिंतन करते हैं कि ओशो के जाने के बाद हमने समाज से ना कट जाए, इसके लिए प्रयास क्या किए। ओशो के जाने के पश्चात हमने क्या प्रयास किए? पिता चला जाता तो क्या घर छोड़ देते हो? पिता चला जाता है तो क्या उसका नाम छोड़ देते हो? गुरु चला गया तो उसका काम क्यों छोड़ दिया? और काम किया तो क्या किया, जरा उस पर बात करते हैं। पहला काम किया किताबें बेची, दूसरा काम किया ध्यान शिविर लगाए, तीसरा काम किया आश्रम बनाए, और चौथा काम एक थोड़ा सा कुछ लोगों ने कर लिया कि अपनी दुकान और फैक्ट्री का नाम ओशो के नाम पे रख लिया। 4 काम किए, 5वां कुछ हो तो मुझे मित्र बता दीजिए, शायद मैं ना जानता हूं। बताइए कुछ है? आश्रम बर्बाद कर दिया। वो स्वामी जी नेगेटिविटी की तरफ तो बाद में चलेंगे, पूरा जीवन पड़ा है। 4 के अलावा 5वां कोई काम नहीं किया गया। 4 काम बढ़िया थे, लेकिन पूर्ण नहीं थे। बढ़िया थे लेकिन पूर्ण नहीं थे। और कुछ काम ऐसे थे जो ओशो चाहते थे और ओशो करते थे,
वो हमने नहीं किए। उनके जाने के पश्चात उन कामों पे भी जरा जिक्र कर लें। कौन कौन चाहता है कि उस पर मैं बात करूं? ये बात जरूरी है कि उन बातों पे जिक्र करें जिसकी वजह से एक समाज से कट जाता है सन्यासी। अपमान पाता है, घर में अपमान पाता है, मोहल्ले में अपमान पाता है, जगत में अपनी माला को आता है लेके आश्रम के बाहर गेट पे और अंदर डाल के घुस आता है, लेकिन मोहल्ले में पहनने से घबराता है। क्यों? उस पे बात करें। हमने जो अभी तक 4 काम बताए वो 4 काम जरूरी थे लेकिन पर्याप्त नहीं थे। पहले कह दे रहा हूं, जरूरी थे, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन और भी कुछ काम करने हैं और ये रजनीशपुरम उन कामों को करेगा, मैं करूंगा। एक सबसे बड़ा काम था ओशो का कि हमने कम्यून नहीं बनाए। बताइए, काम था ओशो का कि नहीं था? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिए। बनाए कोई कम्यून? सखा परिवार के अलावा कोई कम्यून दिखा दो इस दुनिया में। ओशो के जाने के पश्चात सखा परिवार के अलावा कोई कम्यून के रूप में रहा हो तो बता दो। और सखा परिवार में जो रहे हैं वहां पे इतनी स्वतंत्रता है कि वहां जाने के बाद मुझे गालियां भी दी जाती हैं, फिर भी स्वीकार कर लेता हूं। वहां रहते हैं, ख्याल रखता हूं, बच्चों की तरह सब चीजें करता हूं और किसी को भी अपना कोई भी दृष्टिकोण थोपता नहीं, सिवाय इसके कि परिवार तुम्हारा है, संभालना तुमको। तो पहली बात, हमने कम्यून नहीं बनाए। ये एक कम्यून होगा जहां पे सभी लोग आके अपने अपने ढंग से यात्रा कर सकें। कोई ध्यान करना चाहता है तो ध्यान करे, कोई योग करना चाहता है तो योग करे। ओशो की देशना में सब उपलब्ध है। कोई तर्क करना चाहता है तो उसको संदेह दिए जाएंगे, कोई शोध करना चाहता है तो उसको विज्ञान दिया जाएगा। हर व्यक्ति को उस तरीके की चीज दी जाएगी जो वो योग्यता से करना चाहता है। ये कम्यून होगा। पहली बात, ये कम्यून है। दूसरी बात, हमने समाज में अपने को संगठन के रूप में खड़ा नहीं किया। बताइए, किया? समाज में अपने को संगठन के रूप में खड़ा किया? सन्यासी तो ये भी सोच के कि शिविर हो रहा है, मैं तो नहीं करवा रहा, मेरे वाले स्वामी जी तो नहीं करवा रहे, इसलिए हम नहीं जाते, ये हो रहा है। अरे मेरा तेरा क्या होता है? तुम वहां सन्यासी के लिए आते हो कि ओशो के लिए आते हो या अपने लिए आते हो? मैं तो गाली खा खा के भी चला जाता हूं वहां बार बार, जहां पे मुझे गालियां मिलती हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, सन्यासी जी तो है, गाली देगा तो 4 बातें समझाएगा। तो हमने समाज में अपने को संगठन के रूप में नहीं खड़ा किया। यहाँ पे संगठन को बड़ा करने के, विस्तार करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, चाहे ये मेरा अहंकार समझा जाए, चाहे मेरे नाम के आगे अहंकारी लगा दिया जाए, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई लव माई ईगो। मेरा ईगो है, मुझे प्रेम है उससे। तो मैं ये कहता हूं कि नानक को इस जगत में फैलाने का काम अगर गुरु गोविंद सिंह ने किया तो ओशो की देशना की आज समाज को बहुत जरूरत है। और एक नवीन क्रांति से वो दुनिया भर सकती है, लेकिन जरूरत है यहां गुरु गोविंद सिंह जैसे व्यक्ति की। मैं होने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरा अहंकार समझो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचा रहा हूं। तुम भी क्यों नहीं करते? बन जाओ गुरु गोविंद सिंह, छोड़ो अपनी यात्रा। परमात्मा एक जन्म और नहीं मिलेगा, चलेगा। इस जन्म में जरा ये प्रयास कर लो। क्या इतनी जल्दी है? इतने समय तक नहीं मिला था तो कौन सा तुमने आम खाने छोड़ दिए थे? तो इस जन्म और सही। मैं परमात्मा को त्यागने को तैयार हूं अगर मुझे ओशो की देशना फैलानी पड़ती है तो। मैं त्यागने को तैयार हूं परमात्मा को, मुझे नहीं चाहिए। पहले और मित्रों के लिए काम कर लेंगे। हम सब बहुत सुनते हैं कि बुद्ध ने कहा था कि जब तक आखिरी बंदा भी ना पहुंच जाए मैं ठहरूंगा। हम ताली बजाते हैं लेकिन खुद जल्दी से गेट में घुस जाना चाहते हैं। अरे ठहरो बाहर, तुम भी गेट के बाहर खड़े हो जाओ। जब तक इस जगत का आखिरी आदमी आनंदित नहीं होगा, हमें आनंद नहीं चाहिए। तो ये दूसरा काम है, समाज को संगठन के रूप में खड़ा करना। उसके लिए क्या क्या किया जाएगा वो हम बताएंगे समय समय पे। आप सबसे बात करके ही बताएंगे, क्योंकि आप लोगों की गालियों ने जितना हमें सिखाया उतना आपके प्रेम ने भी नहीं सिखाया। और फिर सीखेंगे, गालियां खा के सीखेंगे।
तीसरा है, हमने घर छोड़कर निकले सन्यासियों के लिए साधना का माहौल तैयार नहीं किया, जहां धन की मांग ना हो। सन्यासी जब घर से निकलता है ना, मैं आपको विश्वास मानिए, आज ऋषिकेश में अगर चले जाइए और ऋषिकेश में जाके बाबाओं से इंटरव्यू लेना शुरू करिए, तो 100 में से 80 बाबा आपको वो मिल जाएंगे जो ओशो की देशना पे घर छोड़ के निकले थे, और ओशो की देशना में सन्यासी गले लगाने वाले नहीं मिले, इसलिए उन्होंने राम को और कृष्ण को और पता नहीं क्या क्या चीजों को गले लगा के माथे पे भभूत लगा के बैठ गए। ऋषिकेश में 80% सन्यासी वो हैं जो ओशो की देशना को सुन के घर से निकले। मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुतों से बात की, लेकिन तुमने साधना का माहौल नहीं तैयार किया। तुम्हारी ओशो आश्रम के बाहर कोई ओशो सन्यासी आ जाए और कह दे धन नहीं है, तो तुम प्रवेश नहीं देते। गलत कह रहा हूं? अब कोई कहेगा कि ओशो भी तो नहीं देते थे, गलत बात है ये। ओशो ने इस चीज के बारे में स्पष्ट कहा था कि अगर एक व्यक्ति 100 रुपए देता है, 10 रुपए फीस होती थी उस समय, उन्होंने कहा एक व्यक्ति 100 रुपए देता है उससे ले लो, और 9 लोग अगर नहीं दे सकते तो उनको प्रवेश तो बात बराबर कर लो। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां एक धनपति ज्यादा पैसा दे सकता है उससे ले लिया जाए, और जो नहीं दे सकता है उसको बांट दिया जाए। और मैं लगभग वैसा ही काम करता आ रहा हूं आज तक। मेरे पास कहीं से कुछ नहीं है, लेन देन इधर उधर ही चल रहा है, बस बनिए का बच्चा बिगड़िए का काम कर रहा है, लेकिन बड़े अच्छे ढंग से कर रहा हूं। बैलेंसिंग है, कहीं से लेता हूं कहीं दे देता हूं, यही चल रहा है और क्या। तो ये काम बहुत किए जाने की जरूरत है कि साधना का माहौल तैयार करना है, जहां हर तरीके के साधक को, अगर धन भी नहीं है तो भी उसके लिए एक साधना के लिए व्यवस्था उपलब्ध हो। यहां भी ये काम किया जाएगा। इसकी पूर्ण विवरण जो भी होगा वो कैसे हम डाल दिए जाएगा, और उसके लिए साधक आ सकते हैं, कहीं से भी आना चाहे। एक और काम हमने किया ओशो के जाने के बाद, वो किया लेकिन उसे नहीं किया में हम जोड़ते हैं। हमने ध्यान की ऊंचाइयों को उपलब्ध सन्यासी पैदा नहीं किए, और थोड़े से अगर हो गए तो उनको गालियां दी। गलत कह रहा हूं? अगर एक भी हाथ नहीं उठता तो मैं समझूंगा कि मैं गलत कह रहा हूं। बता दो तो हाथ उठाओ ना। अगर मैं सही कह रहा हूं तो हाथ उठना चाहिए कि हमने यही किया कि अच्छे सन्यासी पैदा नहीं किए, ध्यानी पैदा नहीं किए, और थोड़े बहुत अगर हो गए तो उनको गालियां दी, उनका अपमान किया। यही तो करते आए हैं, इसमें तो हम महारती हैं, इसमें तो हम महारती हैं। लेकिन मैं पहली बार ऐसा कह रहा हूं कि मेरे गेट पे आके कोई व्यक्ति कहेगा कि बुद्ध हो गया तो मैं पैर छू के उसे अंदर लाऊंगा, उसका अपमान नहीं किया जाएगा। अरे हुआ ना हुआ ये तय कर लेंगे बाद में, पहले तो अंदर आने दो। और कोई अगर कहे कि वो बुद्ध हो गया है तो मैं तो कहूंगा उसके फेसबुक पे फोटो डाल दो कि ये बुद्ध हो गया है, बाकी तो पता चल जाएगा। भाई ये भी बड़ी इस जगत की बड़ी खूबी है, ये भी एक तरीका है बुद्ध बनाने का। मैंने कईयों को ऐसे बुद्ध बनाया, ये भी बैठा हुआ है। बहुत बुद्ध बनाए मैंने ऐसे। कई बुद्धों ने तो दुकानें खोल ली। मुझसे लोग कहते हैं आपके बनाए हुए बुद्ध व्यापार कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने रोजगार में कुछ सहयोग किया, इसमें बुरी बात क्या है। कई बार लोग कहते हैं कि ओशो के नाम पे धंधा चल रहा। मैं कहूँगा कम से कम ये तो मत कहो कि ओशो के नाम पे धंधा चल रहा, ये कहो कि ओशो के नाम पे कुछ लोग जो है बेरोजगार नहीं हुए। कहने का ढंग है। तो ये भी एक चीज है जो हमें करनी है कि हमने ध्यान की ऊंचाइयों पे लोग तैयार करने हैं। उसका भी मैंने कहा कि पूरा मैं बताऊंगा कि यहाँ किस ढंग से काम होगा और कैसे हर तरीके से लोगों को हम तैयार कर सकें। एक और बात है, वो भी बहुत जरूरी है। सीता हमारे सामने बैठी है, ये वो वाली सीता नहीं है सब देखने लग जाओ, ये दूसरी वाली सीता। क्यों, बहुत सीताएं हैं हमारे जीवन में, ये नरेंद्र वाली सीता है। हमने घर छोड़ने के कारणों पे चिंतन नहीं किया कि एक आदमी घर क्यों छोड़ता है। किया? अच्छा, किसका किसका घर छूटा जरा हाथ उठाओ। ओशो की देशना पे किसके किसके घर छूट गए? छूटा नहीं, छूट भी गया था, वापस नहीं हो गया। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि
आपके जो कारण हैं घर छोड़ने के, उस पर सही से चिंतन नहीं हुआ। तुम गर्दन तो उठा रहे हो, हाथ नहीं उठाया। हाँ, ये भी चिंतन करना है। मैं लिखना भूल गया कि पूरा क्यों नहीं छूट रहा है, इस पे भी चिंतन करना है। केवल छूट रहा है उस पर चिंतन नहीं करना, पूरा क्यों नहीं छूट रहा उस पर भी चिंतन करना है। ये बैठा है, बहुत लोग हैं वैसे पूरा ना छूटने वाले। हाथी बाहर आ गया, पूंछ अंदर रह गई अभी, तो है ऐसा भी। तो उस पर भी चिंतन करना है। एक अच्छा सा उस पर आगे चल के चर्चा रखेंगे ताकि लोगों तक संदेश पहुंचे। एक और बात हमने की है और वो ये है कि हमने धन का सम्मान नहीं किया। हमने धन का सम्मान नहीं किया। अच्छा, ओशो की देशना में क्या ये था कि धन का सम्मान करो? है? ओशो तो पूरा जोर देते थे कि धन को सम्मान करो। धन को सम्मान नहीं करोगे दरिद्र रहोगे, दरिद्र नारायण बनोगे। धन का सम्मान, लेकिन धन के पीछे पागलपन नहीं कहा, धन का सम्मान कहा। तू मुझे जानता है, धन का सम्मान किया, लेकिन क्या धन का पागलपन देखा मुझ में कभी? पहली बार जब हमने शिविर किया था तो मेरा ही मोबाइल बिक गया था, बड़ी मुश्किल से तो पड़ा हुआ मिला था कहीं से। रंगीन मोबाइल पहली बार पड़ा हुआ मुझे मिला था, कहीं बिक गया था शिविर कराने के लिए। ये बैठे इन्होंने बेचा था, देख लो। मेरे पास आज इनसे अच्छा मोबाइल है। तो हमने ये सम्मान नहीं किया, तो हमें अपने सन्यासियों को फिर से धन का सम्मान सिखाना है। धन का पागलपन नहीं, धन का सम्मान बहुत जरूरी है। और इसकी वजह से भी ओशो जगत में बहुत अंतर्विरोध पैदा हुआ है कि धन का सम्मान नहीं चाहिए। हमारे ओशो ने इतनी रोल्स रॉयल खरीद ली थी, लेकिन आज एक सन्यासी रोल्स रॉयल खरीद ले, फिर देखो बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि ओशो के सन्यासी ओशो के नाम पे धंधा कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मैं इस बात का यहां बैठा हुआ स्वामी शशांक आनंद सखा फका जो भी आप समझो, वो चैलेंज करता है कि एक भी ओशो का कार्य आप में से कोई भी व्यक्ति लाभ के साथ करके दिखाए, मैं उसकी गुलामी करूंगा। एक शिविर करा के दिखाओ जिसमें तुम्हें 10-20-50 हजार की बचत हो जाए। एक ओशो की लाइब्रेरी खोल के दिखाओ जिससे तुम्हारे घर में केवल दाल रोटी चल जाए। ओशो के किसी काम से कोई व्यक्ति धन नहीं कमा सकता। ओशो के जिस काम से जो धन कमाना था वो ओशो खुद ही कमा गए थे। मैंने आज तक ओशो के काम से कोई धन नहीं कमाया। हाँ, और जगह से धन कमाया, यहां तो घुसेड़ दिया लाके, और यही करता रहा। कमाओ कहीं, घुसेड़ो यहां। ये तो भाई देखो, ओशो का काम जो है वो ओशो का जो पूरा जगत है वो ऐसा समझ लो जगत है कि खाने वाला जगत। ब्लैक होल जो लाओगे यहाँ घुस जाएगा, सब यहाँ डालत जाओ, कभी पेट ना भरत। तो यहाँ मतलब धन का सम्मान करोगे तो धन जगत में कमाओगे, और शायद फिर ओशो की देशना को बहुत अच्छे ढंग से तुम काम कर सको। ये इसलिए बहुत जरूरी है अपने जीवन के लिए भी और सबके। ये काम भी यहाँ किया जाएगा, धन का सम्मान सिखाया जाएगा, और यहाँ रहने वाले सन्यासियों को व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। बताओ किसको किसको जरूरत है धन कमाने की? कुछ लोग छोटे छोटे हाथ उठाते हैं, ऐसे करके धन तो कमाना है, लेकिन अपनी जेब में हाथ डाल के रोक लेते हैं हमारा ना निकल जाए। खैर चलो, ये भी काम किया जाएगा। फिर एक और काम है जिसको करा जाना चाहिए था, और ओशो, और मैं फिर कह रहा हूं, मेरा एक भी बात जो ओशो ने नहीं कही वो बता देना। ऐसा मत सोचना ये तो स्वामी जी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हमने ओशो की देशना का प्रचार उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। वर्तमान के समय में बहुत तरीके हैं जिनसे ओशो की देशना का प्रचार होना चाहिए था, और इस बात पे कैसे प्रचार ये करेगा आश्रम, मैं सबसे आखिर में भी बताऊंगा। बात पहले छोड़ दी। इससे पहले एक और बात है कि हमने जगत के सामने ओशो की ध्यान विधियों को वैज्ञानिक प्रमाण के साथ नहीं रखा।
आप चले जाओ किसी और आश्रम में, वो कहते हैं हमारी ये क्रिया जो है इससे पेट साफ हो जाता है, हमारी इस क्रिया से नींद बहुत अच्छी आती, वैज्ञानिक प्रमाण है, हमारी इस क्रिया से जो है हमें प्रतिक्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। तो मतलब वो लोग प्रमाण देते हैं, हम लोग कोई प्रमाण ही नहीं देते। अब प्रमाणिक आदमी, तो यहाँ पे मैं कोशिश ये करने वाला हूँ कि जब यहाँ ध्यान प्रयोग हो उससे पहले सन्यासियों की टेस्टिंग हो, उनके शरीर का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए, और जब वो 20-21 दिन के ध्यान प्रयोगों से गुजरे उसके बाद फिर उनकी टेस्टिंग हो, और पूरे प्रमाण के साथ वो दुनिया के सामने रखें कि देखो ये करने से ये होता है। बहुत जरूरत है इसकी। मैं देखो 50 साल का बूढ़ा या 50 साल का जवान फिट फाट बैठा हुआ हूं, लेकिन अब इसका प्रमाण नहीं दे सकते। तो प्रमाण देने के लिए हमें जरूरत है, वैज्ञानिक ढंग से हमें प्रमाण देने पड़ेंगे। फिर चाहे उसके लिए नई नई मशीनरियां यहाँ लगानी पड़े, नए नए यहाँ पे प्रयोगशालाएं लगानी पड़े, उसको भी हमें करने की एक पूरी सोच बना के हम इसको चल रहे हैं। और ये आश्रम केवल यहाँ तक नहीं है, जितना दिख रहा है इससे 2 गुना पीछे भी है, अभी गन्ना काटने वाला है। और निगाह मेरी सब पे है। अंत में सबसे ज्यादा चिंतन योग्य बात है, और वो ये है कि हमने ओशो को खंड खंड कर दिया। हमने ओशो को पूर्ण स्वीकार नहीं किया। कोई सन्यासी तुम्हारे सामने आ जाए और वो कह दे कि मैं तो डायनेमिक करके आनंदित हूं, तो दूसरा कोई सन्यासी नहीं कह सकता कि तुम आनंदित हो। वो ये कहेगा कैसे हो, पहले प्रूव करो, और वो ऐसे कहेगा कि डायनेमिक से तो हो ही नहीं सकता आनंदित। कोई नाद ब्रह्म से होना चाहता है, कोई किसी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नाद ब्रह्म करते, वो भी अच्छा होना तो ये चाहिए कि कोई कहे कि मैं आनंदित हूँ डायनेमिक से, ओके आप हो, लेकिन जरूरत नहीं कि हर दूसरा भी करे। कोई कहे मैं नृत्य करके आनंदित हूँ, ओके गुड, आप भी होइए, जरूरी नहीं है कि वो करे। ओशो की देशना में बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में बात नहीं कही गई, लेकिन हम खंड खंड कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने प्रेम को जी रहा है, उस पर हम उंगली उठा रहे हैं। कोई व्यक्ति जो है वो ध्यान ज्यादा कर रहा है, उस पर हम उंगली उठा रहे हैं। कोई व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है, हम उस पर उंगली उठा रहे हैं। अरे मैं कहूंगा भाई तुम कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उससे क्या लेना देना। तुम ओशो की देशना के माध्यम से इस पेड़ पे चढ़ने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति जो है वो नीचे से चढ़े। कोई यहाँ लटक के भी चढ़ सकता है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से यात्रा कर सकता है। ओशो की देशना में इतने आयाम हैं, बहुतेरे हैं घाट वाली बात, कि आप किसी भी घाट पे नहा लो। लेकिन हमने खंड खंड कर दिया, हम तो कह रहे हैं यही घाट पे नहाना जरूरी है, जो इस घाट पे नहीं नहाया वो सन्यासी नहीं। गलत बात है ये। ओशो को मत मारो, ओशो की हत्या मत करो। ओशो की देशना में आपको अगर आपने खंड खंड किया तो ओशो को खंड खंड नहीं करते हो, तुम अपने को खंड खंड करते हो, तुम अपने को मारते हो। इसलिए ये अंतिम बात जो मैंने कही ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यही जो बातें हैं जितनी भी हमने बोली हैं ये सब ऑनलाइन डाली जाएंगी, और इन बातों पे चिंतन होगा। मेरे ऊपर संदेह उठेगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैं जवाब दूंगा समय समय पे कि किस तरीके से हम काम करेंगे। उसमें कोई कमी किसी को लगती हो, फिर कह रहा हूं, कमी कोई किसी को लगती हो कि मेरे इस काम में कोई कमी है, तो वो मुझसे तर्क करे। मेरा लड़कियों के साथ घूमते हुए फोटो ना डाले यार, वो तो यार हमने पैसे बहुत डाले हुए हैं, उसमें तुम कहाँ चक्कर में पड़े। क्योंकि तुम लड़की का फोटो डाल दो फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी रात भर, हमें तो आएगी, हम सो जाएंगे, उसी लड़की के साथ सो जाएंगे जिसका फोटो डालो। तो क्या होगा इससे, क्या होगा इससे? एक व्यक्ति काम करने निकला है, अगर उसके काम के संबंध में चिंतन करो, बात करो कि काम में क्या कर रहे हो, ना कि उसके व्यक्तिगत जीवन में झांको। मैं कहता हूं, एक बहुत अच्छी फिल्म थी, रोटी करके एक फिल्म थी, उस फिल्म का एक गाना था, उसके एक बोल थे कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। मैं अपने बारे में बहुत बात स्पष्ट यहां कह देना चाहता हूं कि मैं वाल्मीकि की तरह पैदा हुआ,
और वाल्मीकि की तरह ही मरूंगा। वाल्मीकि डकैत की तरह पैदा हुआ और वाल्मीकि संत की तरह मरूंगा। बाकी जो मां के पेट से संत पैदा हुए हों उनकी मैं कोई बात नहीं करता। और मैं समझता हूं तुम सब भी वाल्मीकि हो, मानो या ना मानो, स्वीकार करो या ना करो, वाल्मीकि तो तुम सब भी हो। और मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूं। मैं तुम्हें दुश्मन नहीं मानता कि तुम वाल्मीकि हो तो तुम दुश्मन हो। मैं तुम्हें मित्र मानता हूं। मैं तुमसे बड़ा हूं तो तुम्हें बता सकता हूं बेटा ये गलतियां मैंने भी की, तुम मत करना। और तुम भी मुझे बता सकते हो कि ये गलतियां मैंने भी की, तुम मत करना। लेकिन मेरा विरोध करके और मुझे बदनाम करके तुम मुझे सुधार नहीं सकते। मुझे जितना सुधरना था मैं सुधर चुका हूं। मेरे व्यक्तिगत जीवन को वही जानते हैं जो व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जिए हैं। दूर से जो देखा अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा गंजे उछल रहे थे। ऐसा मत करो। और अंत में एक बात जो एक सन्यासी को सबसे जरूरी जानना है, और ये बात के बाद मैं यहां से उठ जाऊंगा और वो बात कह देता हूं, सभी लोगों को कह देता हूं और ये कैमरों के माध्यम से सभी पे पहुंच जाए। मेरे एक मित्र थे गौरी शंकर मिश्रा, शाहजहांपुर के पत्रकार थे, शायद तुम मिले हो। बुजुर्ग व्यक्ति थे, कभी कभी आ जाते थे मेरे पास मित्रवत। वो अखबार निकालते थे, उनके अखबार पे 2 शेर लिखे हुए थे। उन दोनों शेरों को बता देना चाहता हूं कि एक सन्यासी का लक्षण क्या होता है, ओशो सन्यासी का लक्षण क्या होता है, वो उन दोनों शेरों में है। लेकिन दोनों शेरों में इसलिए कह रहा हूं, एक में मत पकड़ना, एक में पकड़ोगे फिर भूल जाओगे, गलत हो जाएगा। दोनों शेरों में है। पहला शेर था, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख। अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। ये पहला शेर था कि अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। और दूसरा शेर सुन ले दुनिया, दूसरा शेर था, हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ। और अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिर सुन लो कि हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। मैं घर जला सकता हूं अपना अंधेरे को प्रकाश देने के लिए, सबसे पहला काम वही करता हूं। लेकिन उसके बाद अगर अमन के लिए जंग भी करनी पड़ जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार बैठा हूं। ये मेरा लक्षण है और मैं समझता हूं ये ओशो सन्यासी का लक्षण है। अगर इन दोनों बातों में किसी को बात ना समझ में आई हो तो उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। यूं तो मुझे उठना था, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर आपसे जो मैंने कहा था, एक बात उठा रहा हूं उसका उत्तर देने के लिए। वो अंत में यहां पे मैं घोषणा कर देना चाहता हूं, 11 दिसंबर से 19 जनवरी, ये मेरा सपना रहा था, इसी गांव से कभी को लिया था। 11 दिसंबर से 19 जनवरी मेरा सपना रहा था कि इस गांव में हो। ओशो कुंभ का एक सपना रहा था जिसको पूरा करने के लिए मैंने प्रयास किए, आप सबको पता है। लेकिन इस बार इसी गांव में फिर प्रयास किया जाएगा। 11 दिसंबर से 19 जनवरी रजनीश महोत्सव यहां पे मनाया जाएगा। और मैं कह देता हूं, मैं ध्यान कराने के लिए मंच पे एक दिन भी नहीं बैठूंगा, मुझे ध्यान नहीं करवाना। मेरे संग में लड़कियां होंगी, मैं अपना एंजॉय करूंगा, तुम सब ध्यान कर लेना यार, मैं तो ध्यान नहीं कर दूंगा। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन इसकी पूरी जो बात है कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन मित्र आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, वो सारी मैं पूरी एक उस पर अलग से वीडियो बना के डालूंगा और आप सब जो हैं उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि तब तक, ये सबसे कीमती बात है, और मैं भी जरा उठ के बोल दूं इस चीज को, ये सबसे कीमती बात है कि 11 दिसंबर तक पूरे दुनिया में इस खबर को फैला दो कि मैं मात्र 50 सन्यासी ढूंढ रहा हूं, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे कोई भी, 50 लोग जो ओशो की देशना पे
संकल्पबद्ध हों कि दुनिया में बदल के रहेंगे और देशना को फैला के रहेंगे। मात्र 50 लोग 11 दिसंबर तक हमें ढूंढने हैं। आप सबको मदद करनी होगी मेरी इसके लिए। और 11 दिसंबर के बाद 19 जनवरी तक उन 50 लोगों को यहाँ पे रह के एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करना होगा और समझ इकट्ठी करनी होगी, जिसके बाद 19 जनवरी के बाद 21 मार्च तक उन लोगों को तैयार किया जाएगा कि इस बात के लिए कि पूरे हिंदुस्तान की यात्रा के लिए वो 50 लोग निकल सकें, और उसके लिए मैं बस खरीद के दूंगा और उनके खाने पीने का सारा इंतजाम मैं करके दूंगा। वो 50 लोगों की टीम पूरे हिंदुस्तान में निकलेगी, शहर शहर जाएगी, चाहे 2 साल लग जाए चाहे 3 साल। रजनीश की देशना को हर जगह पहुंचाने का कार्य वो लोग करेंगे। ढंग क्या होगा, कैसे होगा, कौन खाना बनाएगा, कौन बिस्तर धोएगा, क्या करेगा, कैसे, उस सब की चीजें चिंतन की जा चुकी हैं, आप लोगों के सामने भी रख दी जाएंगी। लेकिन 50 लोग तब तक चुन लें, अपने आप को सोच लें, जो जिंदगी इस दिशा में लगाने को तैयार हैं। वो 50 लोग मुझे ज़रूरत है, और अगर वो 50 लोग मिलते हैं तो मैं कह सकता हूं कि रजनीश की देशना में जो वो रजनीश सपना देखते थे और मुझे भी दिखाया उन्होंने वो सपना कि जगत को लाल कर देने की ज़रूरत है, वो मैं करके दिखाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं ओशो से बड़ा हूं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि मैं उनसे ज़्यादा तड़प रहा हूं। वो थोड़ा कम तड़प रहे थे, मैं थोड़ा ज़्यादा तड़प रहा हूं, क्योंकि उनके साथ परमात्मा का साथ था, मेरे साथ पता नहीं है नहीं है, आप लोग तय कर लेना। लेकिन मेरी तड़प उनसे थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि वो तो आनंद को भोग चुके थे और हमें इस जगत का आनंद अभी भोगना है। उनका तो ये था कि वो अपने आनंदित थे और तुम्हें बता रहे थे कि कैसे आनंदित हुआ जा सकता है, और मेरा काम यह है कि तुम लोग आनंदित हो जाओ तो फिर थोड़ा आनंद हम और भोग लें। इसलिए मेरी तड़प थोड़ी ज्यादा है। कहीं कोई लोग ये समझने लग जाएंगे तो रजनीश से बड़ा बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी तड़प ज्यादा है उनसे, मेरी दीवानगी थोड़ी ज्यादा है इस चीज को देखने के लिए। इसीलिए रजनीशपुरम का दोबारा यहां निर्माण किया जा रहा है। इस रजनीशपुरम में भी धीरे धीरे आपको वो देखने को मिलेगा जो कभी अमेरिका में ओशो ने देखा था, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके पास पैसा हो, आप आमंत्रित हैं, नहीं हो तो भी आमंत्रित हैं। हाँ, और अंत में एक बात और कह देना चाहूँगा, और वो बहुत स्पष्ट है। अभी थोड़ी देर बाद थोड़ी देर पहले भी मैंने डाला था कि एक पेज है बनाया गया है जिसपे आप लोगों को जो है रजनीशपुरम की सूचनाएं मिलेंगी। आप सबको अगर लगता है कि एक इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं कि जिसमें रजनीश की देशना को फैलाया जा सके, तो आप अपने अंदर से चिंतन कर लीजिए कि हाँ, आप फैलाने वाले हैं। और यदि किसी को लगता हो कि फिर सखा का 2, 4, 5 करोड़ रुपए का नुकसान कर देंगे, अगर किसी को वो भी लगता हो तो वो उधर का चुनाव कर ले, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। लेकिन एक बात है कि यदि आप तुम चुनाव करते हो कि हाँ, रजनीश की देशना को फैलाना है दुनिया में, तो तुम्हें एक बात का संकल्प मेरे साथ आज और यहीं और अभी लेना पड़ेगा। और अगर वो तुम नहीं करते दिखे तो मेरी निगाह में हो, और वो ये है कि ये युद्ध केवल मेरा नहीं है कि मैं लड़ूं, ये युद्ध तुम्हारा भी है। मुझे गाली दी जाएंगी तो केवल मैं पलट के जवाब दूं जरूरी नहीं है, तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। मैं हर बात का उत्तर देने को तैयार हूं और हर बात का उत्तर देता हूं। मैं कहता हूं, मेरे अलावा पूरी पृथ्वी पे एक भी आदमी तुम ऐसा दिखा दो जिसके जीवन के बारे में फेसबुक पे लिखा हो, तो मैं गुलामी करने को तैयार हूं। मैंने इतना अपने जीवन को खोल के रखा है। लेकिन वही बात है कि कुछ लोग गीता भी इसलिए पढ़ते हैं कि कह सकें कि कृष्ण तो जो है नंगी स्त्रियों के वस्त्र उठा के भाग जाते थे। वो गीता भी इसीलिए पढ़ रहे हैं, कृष्ण को भी इसीलिए पढ़ रहे हैं। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सुदर्शन और बांसुरी एक साथ लेके एक आदमी घूम रहा है। तो मेरे जीवन से जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं, वो अपना काम करेंगे। असल में मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूं कि तुम मेरे जितने बुरे नहीं हो पा रहे। वो सब लोग जो मेरे विरोधी हैं वो मेरे जैसे ही होना चाहते हैं।
लेकिन जितने लोग मेरे समर्थन में हैं उन्हें एक संकल्प तो लेना पड़ेगा कि यदि मेरे ऊपर एक उंगली उठती है तो तुम्हें भी उंगली उसको जवाब देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम रजनीशपुरम के साथ हैं। तुम मेरे साथ मत होना। सखा को गाली लिखना एक, उसके बाद रजनीशपुरम के पक्ष में लिखना। मेरे लिए गाली चल जाएगी, लेकिन मेरी हर गाली रजनीशपुरम को नुकसान पहुंचाए ये नहीं चलेगा। और लोग क्योंकि उनको लगता है कि मैं इस जगह का बेस हूं, तो रजनीशपुरम को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे पहले मुझको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यदि मुझे नुकसान हुआ, ये तो आप सब जानते हैं कि फिर दोबारा कभी कोई प्रयास नहीं करेगा। ये रजनीशपुरम ओशो के जगत में अंतिम प्रयास हो सकता है और प्रथम प्रयास भी हो सकता है। ये पहला प्रयास भी हो सकता है जो इतना सफल हो कि हर शहर में रजनीशपुरम खुले, और ये अंतिम प्रयास भी हो सकता है कि उसके बाद कोई सखा नहीं उठेगा काम करने के लिए। मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा, लेकिन आपके बगैर कितनी देर लड़ूंगा? क्योंकि आखिर मेरे जाने के बाद भी तो चीज चलनी है, मेरे जाने से खत्म तो नहीं हो पाएगी। अगर आज आपको लड़ना नहीं सिखाऊंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए लड़ना भी सिखा रहा हूं। लेकिन लड़ने का अर्थ एक बात स्पष्ट कर देता हूं, उस पेज के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो मुझे प्रेम करता है या रजनीश को प्रेम करता है, मैं यहाँ ये बात इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ कई लोग बैठे हैं जो सिर्फ मुझे प्रेम करते हैं, उनके लिए रजनीश वो जानते भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं, यदि मुझे प्रेम करते हो, रजनीश को प्रेम करते हो, तो इस बात का भी संकल्प लो कि अगर कोई मुझे गालियां लिख रहा है तो तुम उसे गालियां नहीं लिखोगे। जवाब तो देना, लेकिन गालियों में मत देना। और जवाब उसे इतना देना कि वो थक जाए। मैं कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति मेरे बारे में पोस्ट डालता है तो मैं अब कहूंगा कि मैं डिलीट नहीं करूंगा जब तक वो बदतमीजी की हद क्रॉस नहीं करेगा। एक नाक से ऊपर पानी जाएगा, फिर तो मैं भी सुदर्शन उठाऊंगा और 100 के बाद गर्दन काट दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात कहता हूं कि आप लोग उसे कोई गाली मत देना, जवाब देना, और इतने जवाब देना कि उसका पूरा दिन जो है दुकानदारी छोड़ के जवाब देने में गुजर जाए। वो तुमसे रजनीशपुरम छीनना चाहता है, तुम उससे उसका व्यवसाय छीन लेना। यही तरीका है। जैसे को तैसा होना पड़ेगा। जब ओशो ने कहा था डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस, तो उसका अर्थ यह नहीं था कि वो जो थे कोई गालियां दे रहे थे। उन्होंने इसलिए कहा था कि अति हो गई थी सताने की, बात हद से गुजर रही थी। वो चुप क्या हुए? हर आदमी जिसे देखो तमाशा बना के खड़ा था। इसलिए ओशो ने कहा था कि डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस, कुत्ते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आश्रम है, ये केवल आनंद ऐसा नहीं देने वाला है कि यहां नाचे, लड्डू खाए और चले गए। ये आश्रम तुम्हें जीना सिखाएगा, लड़ना सिखाएगा, सत्य के पक्ष में खड़ा होना सिखाएगा। और जिन्हें सत्य के पक्ष में खड़ा होना नहीं आता, वो आज रात जाएं, अपने घर में लेटें, थोड़ा सा रील्स कम देखें और थोड़ा चिंतन करें कि सत्य का साथ ना देके वो अपनी जिंदगी में क्या क्या खो रहे हैं। बस सोच के देखें, मुझसे नहीं कहें। और अगर उन्हें लगता है कि उनके झूठे जीवन से वो आनंदित हैं, तो वो झूठों का एक आश्रम खोल लें। वो कहें आओ झूठ झूठ खेलें। हम तो सच सच खेलने के लिए उपस्थित हुए, झूठ झूठ खेलना हमें आता नहीं, तो सच सच खेलेंगे। थोड़ा थोड़ा करते बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। अब मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। सबकी बातों का जवाब इसलिए दे दिया कि मैं थोड़ा आराम से बैठ पाऊं, मुझे हर आदमी प्रश्न ना करे। बाकी जो प्रश्न होंगे आप लोगों के, आप लोग डालते रहेंगे, मुझ तक पहुंचते रहेंगे, और मैं उसके उत्तर समय समय पे कोशिश करता रहूंगा कि दे सकूं, और दूंगा भी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं चाहूँगा स्वामी जी जो हैं वो आप लोगों को जो भी कहना चाहें, जो भी कराना चाहें, वो आप लोग समझें, उसको जिएं, उसको करें। अपनी अपनी यात्रा है, अपने ढंग से करनी है। अगर कहीं बैठे हैं तो किसी के दिशा निर्देश का पालन करना भी अच्छी बात होती है। तो इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा आपसे अनुमति चाहूँगा। प्रणाम। आप सब यहाँ आए, उसके लिए मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम नहीं करूँगा। परमात्मा को प्रणाम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है।
परमात्मा से तो पीठ भी दिखाओ तो प्रणाम ही होता है। लेकिन आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को इतना यकीन दिलाता हूं कि आपके अंदर के परमात्मा को मैं पहचानता हूं, लेकिन दुनिया पहचाने इसके लिए रजनीशपुरम है। थैंक यू। 15 मिनट ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। 15 मिनट